तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम इकोनॉमिक्स के इश्यू को डिस्कस करते हैं। आज मॉर्निंग में हमने डेली जो इकोनॉमी न्यूज़ था उसको तो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके साथ एक और न्यूज़ थी, पर मुझे लगा कि उसको अलग से डिस्कस करना चाहिए। दोस्तों, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। एक एक वर्ड आपने सुना होगा, बार बार चर्चाओं में रहता है, सोशल सिक्योरिटी। कल अशोक गहलोत जी भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि जो मिनिमम इनकम गारंटी हमने बिल पास कर रहे हैं वो आम आदमी को सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था देगा। तो इस सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या व्यवस्था है इंडिया में? कई आप लोगों ने कई संस्थाओं का नाम सुना होगा, जैसे EPF होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा ESI का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली दो मेजर संस्था हैं जो इंडिया में क्या करती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली न्यूज एक थी कि जो ये ESIC है ना, इसे एक स्कीम चलाती है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। जो ESI में लोग जुड़े हुए हैं ना, उनके वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम चलाती है। इस स्कीम को 2 साल के लिए गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया और ज़्यादा, 2 ईयर के लिए इसको क्या किया, इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो हम डिटेल में दोनों बॉडी का डिस्कस करेंगे। दोनों बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने नाम सुना होगा, EPF होगा, आप सबने ESIC का नाम सुना होगा। दोनों स्टेचुरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट ने कानून के माध्यम से इसको बढ़ाया है। तो हम दोस्तों इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप न्यूज़ देख सकते हैं, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स। देखो क्या है ना दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी दोस्तों वो सिस्टम है जिसमें क्या होता है, देखो हर मनुष्य इस दुनिया में पैदा होता है तो उसको है ना एक सम्मानजनक जीवन रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो उसको भाई थोड़ी टाइम टू टाइम उसको पेंशन मिले। अगर वो रिटायर्ड हो गया तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। उसको है ना बीमार पड़ जाता है, इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। उसको है ना अगर मान लो रोजगार छूट गया तो जो कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, वो मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ताकि वो अपना जीवन सम्मानजनक ढंग से जी सके। तो प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, लेकिन उसको उसकी जो जो जिंदगी जीने की है अच्छे से जी सके, उसको लिए उसको कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। उसको टाइम पे इलाज की व्यवस्था हो, इंश्योरेंस की हो, पेंशन की हो, बेरोजगारी भत्ता मिले, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा तो ये सब जो सुविधाएं मिलती है ना, उसको ही कहते हैं बेसिकली सोशल सिक्योरिटी। USA यूरोपियन देशों में तो बहुत बढ़िया व्यवस्था रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को शायद ध्यान नहीं हो, यूरोपियन देशों में तो इतना कोई जॉब नहीं करता या जॉब छूट जाती है तो उसको इतना बेरोजगारी भत्ता देता है कि वो इंडिया में घूमने आ जाते हैं। गोवा में देखना, इनमें पड़े रहते हैं 2-2 4-4 महीने तक, वो उनकी जॉब छूट जाती है, लेकिन उनको इतना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वहाँ की गवर्नमेंट दे रही है कि उनको जरूरत नहीं पड़ती। इतनी अच्छा हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पर है। जैसे अब तो हमारे इंडिया में धीरे धीरे चिरंजीव बीमा टाइप की योजनाओं से क्या हो रहा है, फ्री में इंश्योरेंस वगैरह मिलने लग गया, जो फ्री में इलाज हो रहा है। स्कूल वगैरह की व्यवस्था बढ़िया, पेंशन आजकल गवर्नमेंट भी पेंशन दे रही है। तो ये सब क्या है, बेसिकली सब सोशल सिक्योरिटी का एक पैरामीटर है, ताकि आदमी को अपना जीवन सुनिश्चित हो सके और बढ़िया सम्मानित तरीके से जिंदगी जी सके। अब दोस्तों, हम यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो कोई काम नहीं कर रहे या बिल्कुल ही एजेड है या फिर कुछ हो, उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग से व्यवस्था कर रखी है। बेसिकली यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट मैं बताऊँ, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक सब तो आप लोगों ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखे होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सब पैसा उसको, सब सुविधा मिलती है, उसको सैलरी मिलेगी मंथली और कोई चक्कर नहीं है, और गारंटी मिलेगी, चाहे वो मंदी आए कुछ भी आए। उसको इंश्योरेंस की व्यवस्था गवर्नमेंट कराती है, बीमा दिलाती है। रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलती है, चाहे कैसे भी मिले, NPS मिले या OPS मिले, लेकिन पेंशन की गारंटी है। और भी कई सारे उसको HRA मिलता है, महंगाई होगी तो उसको महंगाई से लड़ने के लिए DA मिलता है। लेकिन दोस्तों, कई लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, यहाँ गवर्नमेंट प्लस कुछ तो प्राइवेट कंपनी में तो कई सारी सुविधा होती है, लेकिन मैं जनरल प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, जिसको कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर या असंगठित इनफॉर्मल सेक्टर, असंगठित सेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, बेचारा कोई 10,000 रुपये महीने में काम कर रहा है, 10,000 रुपये पर माह काम कर रहा है, या हो सकता है कोई 12,000 रुपये महीने काम कर रहा हो, या फिर उससे भी कम में कर रहा हो। तो या भी एक जो कई जगह कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं ना, तो इनको क्या मिल जाएगा बेचारों, इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। 1,000 रुपये 10,000 रुपये महीना इनको सैलरी दी फ्री है, न इसको हेल्थ की व्यवस्था है, न इंश्योरेंस की है, न कुछ भी नहीं है, न पेंशन मिलेगी इनको। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, तो ऐसे लोगों की भारत सरकार ने सोची, अब ये सब लेबर का मामला है तो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, तो भारत सरकार ने इस बारे में सोचा, और जो लेबर मिनिस्ट्री है इसके अंडर में 2 बॉडी बनाई, 2 संस्थाएं बनाई। एक जो बनाए दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO,
ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एक बना है ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों क्या काम करेगा, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो उसको है ना, जैसे कोई आदमी 22 साल की उम्र से नौकरी कर रहा है प्राइवेट कंपनी में, तो धीरे धीरे क्या होगा, पैसा इकट्ठा होगा, ये इसको क्या, एक तो प्रोविडेंट फंड देगा। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है रिटायरमेंट के टाइम एक मोटी अमाउंट, तो प्रोविडेंट फंड यहाँ पे इसका पैसा इकट्ठा हो रहा है। साथ में ये इसको पेंशन भी देता है 60 साल की उम्र में या 58 साल की उम्र में जब रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद पेंशन मिलेगी। कैसे मिलेगी हम देखेंगे उसको। ऐसे दोस्तों ईएसआईसी है ना, ये भी कई सारी फैसिलिटी देता है। ये देखो इसका मेन तो क्या नाम है, इंश्योरेंस का काम करता है, हेल्थ इंश्योरेंस का। आपने कई जगह पर ईएसआई के हॉस्पिटल देखे होंगे, तो वहां पर जाके क्या हो सकता है, कर्मचारी अपना फ्री में इलाज करा सकता है, आपको बीमा लेना पड़ेगा बेसिकली, उसके बाद आप फ्री में इलाज कर सकते हैं। आपको क्या होगा, मैटरनल बेनिफिट मिलेगा। कोई लेडी मजदूर है, काम कर रही है बेचारी, लेकिन वो माँ बनने वाली, तो अब कैसे काम करेंगे 4-6 महीने तक, तो उसकी तनख्वाह मारी जाएगी, तो फिर वैसे सिस्टम उसको कुछ मदद की जाएगी, तो मैटरनल सुविधा। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, आप जॉब कर रहे थे, 10,000 महीने में खर्चा चल रहा था, लेकिन अचानक से बीच में क्या हुआ, आपकी नौकरी छूट गई, कोरोना काल में कहीं छूट गई, तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो ये ईएसआईसी इसकी मदद करता है। तो ऐसे ये दो बॉडी मैंने बताया, दोनों बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, उसके अंडर में भारत सरकार ने आम जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी दिलाने के लिए दो कानून बनाए गए। एक तो बनाया गया बेसिकली ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी। इसके ईएसआई के आप सब लोगों ने कई जगह हॉस्पिटल देखे होंगे, कई जगह जैसे खुद के कई जगह टाइप करके रखता है, तो वहां पे बीमा की व्यवस्था की जा सकती है। तो दोस्तों इसके बारे में बताऊं, बेसिकली आजादी के तुरंत बाद इसकी स्थापना हो गई थी। ईएसआईसी एक्ट बना था, ईएसआई एक्ट 1948 बना था, उसके तहत इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। जो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसके लिए पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था, ईएसआई एक्ट कहते हैं उसको, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कहते हैं 1948। इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना 1952 में की गई। और इसके बारे में बताओ, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जितने भी भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सबकी कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये मैंने पहले बता दिया कि वह श्रम मंत्रालय के अंडर में आता है। इसमें दोस्तों कैसा काम होता है, 1 मिनट के लिए मैं बताऊं। सबसे पहले तो जो ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी फैक्ट्री जहां पर 10 से ज्यादा मजदूर है ना, वहां पर ये कानून लागू होता है, 10 और मोर, 10 या 10 से अधिक श्रमिक जहां काम कर रहे हैं दोस्तों, वहां ईएसआईसी का कंसेप्ट लागू होता है। ऐसा नहीं फिर किसी गांव में, घर में, झोपड़ी में कोई दो बाप बेटे मिलकर चाय बेच रहे हैं, तो फिर वहां पे ईएसआईसी का वहां सिस्टम लागू नहीं होगा ये दोस्तों। जहां पर फैक्ट्री में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसी फैक्ट्री पे ये लागू होता है। और कर्मचारी की सैलरी कितनी, 21,000 से कम होनी चाहिए, 21,000 पर मंथ से कम हो, ऐसे एम्प्लॉय को ये कवर करता है। तो बेसिकली जो दोनों स्कीम है ना, इन दोनों का उद्देश्य है जो कम सैलरी मिल रही है, जिनको किसी को 5,000 रुपये महीना, किसी को 10,000 रुपये महीना, किसी को 15,000 रुपये महीना, ऐसी प्राइवेट कंपनी में फैक्ट्री में काम करने वालों की मदद करना है। तो 3 चीजें सीखी हमने। सबसे पहले तो इसकी जो एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने 1948 में, जिसके तहत इसकी स्थापना 1952 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये किस पे लागू होता है, तो बेसिकली ये ऐसी इंडस्ट्री पे लागू होता है जो 10 या 10 से ज्यादा जहाँ पर श्रमिक काम करते हैं, और उस श्रमिक की सैलरी कितनी होनी चाहिए, 21,000 पर मंथ से कम होनी चाहिए। ये कैसे काम करता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे कि वो एनपीएस स्टाइल में काम करता है। इसमें मान लो कर्मचारी को कुछ भी सैलरी मिल रही है, उसका बेसिक प्लस डी है, तो जो एम्प्लॉयर है ना, जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, वो 3.25% पैसा, जैसे इसकी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस कुछ महंगी डी है, तो इसका 3.25% तो एम्प्लॉयर अपने अकाउंट से देगा, प्लस जो खुद एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, ये 0.75% इसकी जेब से कटेगा, ये पूरा होगा 4%। अब ये पैसा कहाँ जाएगा, तो ये संस्था, भारत सरकार की जो संस्था है, ईएसआईसी के पास जाएगा। बदले में ये इसको क्या करेगा, इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था करेगा, आप फ्री में मुफ्त में जाके क्या कर सकते हो, इलाज कर सकते हो। बदले में ये क्या करेगा, बदले में ये आपको है ना, कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मान लो समझ को यहाँ काम कर रहे थे, तो अब आपका रोजगार छूट गया, अब आप दूसरी जगह ढूंढोगे, टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगा ये आपको। ये मैंने बताया, जो मातृ मैटरनल जो अलाउंस होता है ना, वो भी देता है। ऐसे कई सारे दोस्तों ये आपकी मदद करेगा। इसी के तहत है ना, मैंने बताया था जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, ये बेसिकली 2018 में लॉन्च की गई थी।
और इसका जो नोडल इंचार्ज है कौन सा, तो वो ESIC है, ये जो कॉर्पोरेशन है ना, इसी के अंडर में ये योजना लागू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, सपोज करो ये आदमी है, ये जॉब में था, अब किसी कारण से इसकी जॉब छूट गई, ठीक है, अब ये न्यू जॉब सर्च करेगा, न्यू जॉब, उसमें टाइम लगेगा, कई जगह जाएगा, इंटरव्यू देगा, जो भी प्रोसेस होगी उसमें टाइम लगेगा, तब तक ऐसा खर्चा कैसे चलेगा। तो दोस्तों ये अटल बीमित व्यक्ति जो कल्याण योजना है, इसके तहत ये ESIC किसी की अगर जॉब छूट जाती है तो ऐसे आदमी को 3 माह तक 90 दिन तक मदद करती है, 90 दिन तक कुछ पैसा देती है, जो उसकी सैलरी है ना उसके अनुमान पर देती है, उसका 25% 50% जो आप चाहे लेना चाहो, लेकिन मोटा मोटी 90 दिन तक ये मदद कर देती है, ताकि आपको अगले 90 दिन में आप जॉब ढूंढ लो, जिससे आपका काम चल जाए। तो ये ऐसे बेरोजगार की अवस्था में ये काम आती है। ये योजना बेसिकली 2022 तक थी, लेकिन अभी इसको लेटेस्ट में बढ़ा के 2 साल और बढ़ा दिया, 2024 तक लागू होगी। तो यहाँ तक अगर आपने पढ़ा हो तो ये जो हमारा ESIC का टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो कवर होता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में भारत सरकार ने 2 संस्थाएं बनाई, दोनों पार्लियामेंट ने एक्ट के माध्यम से बनाई, इसलिए दोनों क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है। ऐसी संस्था जो कानून के माध्यम से बनती है उसको स्टेचुटरी बॉडी कहते हैं। तो ये 2 सोशल सिक्योरिटी के लिए 2 स्टेचुटरी बॉडी बनाए। सबसे पहले एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो ESI एक्ट 1948 के तहत 1952 में इसकी स्थापना की गई, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कौन से एम्प्लॉय पर लागू होगा, तो जो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर 10 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, श्रमिक काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 21,000 पर मंथ से कम हो, ऐसे एम्प्लॉय पर लागू होती है। 21,000 से कम इनकम या सैलरी वाले एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय कटाएगा 3.25%, एम्प्लॉय कटाएगा 0.7%, टोटल 4% पैसा कहाँ जाएगा, ESIC के पास जाएगा, बदले में वो कई सारी सेवा आपको देगा एम्प्लॉय को। फैक्ट्री वेयर 10 और मोर एम्प्लॉय वर्क, क्या क्या बेनिफिट है, सिकनेस से बीमार पड़ गया आप, सब अगले मतलब 1 महीने तक बीमार पड़ गया, तो आपका खर्चा कैसे चलेगा। कोई 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो बीमार पड़ गया व्यक्ति, तो उसको फिर कैसे काम चलेगा, तो फिर ये ESIC यहाँ मदद करेगा। ऐसे ये मैटरनिटी में लीव में मदद करेगा, डिसेबलमेंट में कुछ चोट लग गई, पेट टूट गया, अब 3 महीने तक आप काम नहीं कर सकते, तब फिर आपका खर्चा कैसे चलेगा, तभी ESIC इस फंड से मदद करेगा, मेडिकल की हेल्थ फैसिलिटी देगा। अब इसी के तरह मैंने बताया था, ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2018 में आई थी। ESI इसका नोडल है, क्या करेगा, जब जॉब छूट जाती है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब छूट जाएगी तो 90 डे तक ये आपको कुछ पैसा देगा, ताकि आप अपना खर्चा निकाल सको। ठीक है, बात यहाँ तक बात क्लियर होगी क्या। तो अब फिर हम अगली संस्था पढ़ेंगे, वो है EPFO। इसका नाम तो आपने सुना होगा, अभी भर्तियां भी निकली थी EPFO में, निकली थी ना, EO की, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, असिस्टेंट कमिश्नर की, कई बार भर्ती निकलती थी पहले। तो ये EPFO क्या चल बला है, इसकी कहानी हम सुनेंगे दोस्तों आज EPFO की। ये बेसिकली ये है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO। ये पूरा सिस्टम एक बार हम ढंग से देखेंगे। तो दोस्तों ये जो EPFO है ना, बेसिकली ये EPFO एक EPF एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट ने, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में पास किया था, जिसके तहत इसकी स्थापना 1952 में ही होगी। इसका हेडक्वार्टर वही एज यूजुअल दिल्ली में होता है। ठीक है, बात यहाँ तक। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दोस्तों, ऐसी जो फैक्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर काम कर रहे हैं मजदूर कितना 20 और मोर, भाई छोटे जगह बिल्कुल जहाँ पर 4 आदमी काम कर रहे हैं, वैसी कंपनी को वैसा इंडिविजुअल दुकानदार है, उसको गवर्नमेंट नहीं पहचाना चाहती सोशल सिक्योरिटी जाना, उसके लिए संभव नहीं है इतने अकाउंट वगैरह बनाना, सब कुछ करना, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगती है, पैसा भी लगता है। इसलिए ये जो थोड़ा सा ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, 20 और उससे अधिक जो श्रमिक जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉय पर, ऐसे जो कंपनी है, ऐसी इंडस्ट्री है, उन पर ये EPFO एक्ट लागू होता है दोस्तों। इसमें सैलरी 15,000 पर मंथ से कम होनी चाहिए, 15,000 पर मंथ से कम सैलरी जिन एम्प्लॉय पर है, उन एम्प्लॉय पर क्या होगा, ये EPFO का नियम लागू होगा। अब दोस्तों बात क्या आती है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी है, सपोज करो ये प्राइवेट कंपनी है या इंडस्ट्री है, कोई छोटी दुकान है, छोटी या इंडस्ट्री का छोटी मोटी कस्बे में, जिसमें 30 श्रमिक काम कर रहे हैं, तो ये किसके दायरे में आएगा, ये जाहिर सी बात है 20 से ज़्यादा होते हैं तो ये EPFO के दायरे में आएगा। सपोज करो इनकी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपये पर माह, अब बेचारे जिंदगी भर ऐसे 10,000 प्रति माह में काम करते रहेंगे, इनको ना तो कोई पेंशन मिल रही, ना कोई इनको रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट मिलेगा, तो क्या करेंगे। तो फिर इसके लिए EPFO का कंसेप्ट लेके आए, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या कहते हैं, कुछ पैसा तो क्या होगा, कुछ पैसा तो एम्प्लॉयर कटाएगा, कितना 12%, जो बेसिक और DA है इसका 12% तो एम्प्लॉय अपने जेब से देगा प्लस में। ये वो NPS टाइप है दोस्तों, NPS सरकारी कर्मचारी के लिए थी, ये प्राइवेट के लिए इंडिविजुअल है। कुछ पैसा एम्प्लॉय खुद देगा, ये एक तरह से क्या
जो एनपीएस है ना सरकारी कर्मचारी के लिए, उसका ही भाई है। तो कुछ पैसा एम्प्लॉय देगा, कितना 12%। ये दोनों पैसा कहाँ जाएगा, एक अकाउंट में जाएगा, 24% पैसा हो गया ना, ये पैसा ईपीएफओ के पास जाएगा। अब इस पैसे से एक तो क्या वो काम करेगा, जब वो रिटायरमेंट होगा 58 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र, तो इससे कुछ पैसा एक साथ एक मुश्त मिलेगा। इसको क्या कहेंगे, प्रोविडेंट फंड कहेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो कुछ पैसा तो मिल जाएगा, बाकी कुछ पैसे से उसको क्या होगा, मंथली सैलरी मिलेगी। तो दोनों काम हो गए। देखो मजा क्या, जो कर्मचारी काम कर रहा है 10,000 रुपये महीना, 15,000, 12,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसका कुछ पैसा कट रहा है, कुछ पैसा उसका जो एम्प्लॉयर मिला रहा है, दोनों मिला के एक फंड बनेगा। उस फंड से उसको जब रिटायरमेंट होगा या जब 58-60 साल की उम्र हो जाएगी, तब उसको कोई एक मुश्त मिलेगा, साथ में कुछ मंथली पेंशन या मंथली सैलरी, सॉरी मंथली उसको पेंशन ही मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे उसको कहीं कहीं भविष्य में जो वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में उसको सिक्योरिटी मिलेगी। ये है पूरी ईपीएफओ कंसेप्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 20 या अधिक जहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं इंडस्ट्री में, वो उसके ये इसके दायरे में आता है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका एक्ट कौन सा है, ईपीएफ एक्ट 1952 है। इसकी एक स्कीम है बेसिकली, जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में लागू हुई थी, जिसके तहत ये क्या करता है, 15,000 से जो कम इसकी इनकम है उनको 60 साल के बाद पेंशन देता है। ठीक है, कैसे देता है ये मैं आपको बता दिया। एम्प्लॉय कितना कटाएगा, 12% कटाएगा। एम्प्लॉय ही कितना कटाएगा, 12%। अब देखो ये एम्प्लॉय का जो 12% होता है ना, ये तो पूरा का पूरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाएगा। और जो एम्प्लॉय 12% दे रहा है उसका 8.33% से तो क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। अब बाकी 3.67 क्या ये ईपीएफ में जाएगा, दोनों मिला के 12 कितना 15.6% से तो क्या मिलेगा उसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा पैसा, रिटायरमेंट के टाइम वन टाइम। और जो बाकी 8.33% है, इससे उसको क्या मिलेगा, इसको उससे पेंशन मिलेगी। और हर साल देखो जो पैसा आता है, ये ईपीएफओ के पास में क्या होता है, हर साल पैसा आता है, ये पूरा फंड हो जाता है। तो अब इस पैसे से कितना ब्याज मिले, तो इसको क्या करती है गवर्नमेंट, हर साल डिसाइड करती है। गवर्नमेंट हर साल इसको डिसाइड करती है। लेटेस्ट टाइम में इसको 8.15% इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। 2022-23 के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट उसके खाते में जमा हो जाता है। फिर अगले साल आएगा तो अगले साल क्या स्थिति है मार्केट की, उसके आधार पर फिर ये इंटरेस्ट रेट फिर चेंज होता है। तो लेटेस्ट में 2022-23 खत्म हो चुका, साल के बाद होता है, मतलब शुरुआत में नहीं घोषणा करते, साल खत्म हो गया, आप कितना इंटरेस्ट उस पर जमा करें। तो ये 8.15% है। ये आंकड़ा याद रखना, न्यूज में आता रहता है कि भाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट देगी, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी 8.15%। ठीक है दोस्तों, तो ये मुद्दा हमारा यही समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद।